शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिल्ली कला साहब, हमारे साथी गोविंद राम मेघवाल जी, प्रताप सिंह खाचरवाल जी, नौजवान हमारे मंत्री अतुल चावला जी, सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट पीसी किशन जी, रेणु जयपाल जी, भगवती प्रसाद कलाल जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि ये तीसरा मेगा इवेंट है आपके जॉब फेयर के आधार पर। उसमें बीकानेर में लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और मैं समझता हूँ कि जयपुर में भी फेयर हुआ है, परंतु बीकानेर का जो आंकड़े हैं बताते हैं कि कम समय में, श्री कृष्ण बता रहे थे कि 1600 लोगों को जॉब मिला। ये एक शुरुआत है, हम चाहेंगे हर जिले में जॉब फेयर लगे। मैं इस मौके पर तमाम उन साथियों को जिनको अवसर मिला है उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा और जिनको आगे संभावना बनी है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको मेरी अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत शुभकामनाएं। कंपनी जो आई है, MOU हुआ है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज सबसे बड़ी समस्या देश में है, महंगाई के बाद में बेरोजगारी की है और इसका हल सरकारों को निकालनी चाहिए और निकालनी पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ती जा रही है नौजवानों की, 3/4 ज़्यादा जो है, 3/4 ज़्यादा आबादी नौजवानों की है। उम्मीद करते हैं कि हमें अवसर मिलेंगे, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, कहीं न कहीं जहाँ चाहे नौकरी लग सके। वो माहौल बनाने के लिए चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हों, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये जो अभी अशोक चावला जी कह रहे थे, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं उनको करना। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए कि माहौल बनना था, इन्वेस्टमेंट बाहर से आए यहाँ पर, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उल्टा हो रहा है, करीब 9,46,000 जब से सरकार आई है इंडिया गवर्नमेंट 7 साल में। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े हैं कि 9,46,000 लोग जो है वो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। आप सोच सकते हैं क्यों छोड़ चुके हैं, क्या कारण है। भारत सरकार को चाहिए वो असेसमेंट करना। ये बहुत सीरियस बात है। हमारे देश के नागरिक या तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसलिए वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, या माहौल ठीक नहीं लगा, या उनको कोई तकलीफ है, भय है, आशंका है। ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है कि 9,46,000 लोग अगर छोड़े हैं नागरिकता, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। मेरा मानना है इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, देश के फ्यूचर की बात है। अगर ये माहौल बनेगा, हिंदुस्तानी लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं मुल्कों के अंदर, इसका क्या कारण है? ये बहुत बड़ी बात है। रोजगार की राजनीतिक सवाल है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट लाए हम लोग, हमारी आर्थिक नीतियाँ बदलें हम लोग,
जिससे कि आसानी से लोन मिल सके नौजवानों को जो खुद का काम करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट आके बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे जिसकी नौकरी की संभावना बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर आए हमारे साथी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले आए, ऑफर करें नौकरी आप लोगों को। सरकारी नौकरी जहाँ विभाग में पोस्ट क्रिएट होती है उसके बाद में पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। कई बार ट्रेनिंग के नाम पर हजारों लाखों पोस्ट खाली रहती है कई राज्यों के अंदर। आप देख रहे हैं, अभी अशोक जानकारी बता रहे थे आपको, 1,35,000 नौकरियां दे दी, 1,25,000 का इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, प्रोसेस के अंदर है, और 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं नौजवानों को नौकरी मिले, उनका फ्यूचर ब्राइट हो, उनको असंतोष पैदा नहीं हो, जिंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना हो। और उनके पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स बहुत बड़ी चिंता करते हैं, मेरे बेटा पढ़ तो रहा है, BA करेगा, BSc करेगा, MA करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, पर नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। नौकरी प्राइवेट में भी होती है, सरकारी में होती है, पर अगर नौकरियों का माहौल बनना जरूरी है जिससे कि असंतोष पैदा नहीं हो। जो हमारी भावी पीढ़ी देश की है, आपके ऊपर भार है कल के भारत का। अच्छे संस्कार स्कूल से, कॉलेज से हो, अच्छी परंपरा हम सीखें, अच्छी सोच हम पैदा करें। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था जब राष्ट्रपति थे, सपना देखना सीखो। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, जिंदगी में लक्ष्य बनाओ, सपना देखो, पूरे ये बनना है, इस दिशा में जाना है। और सरकार की ड्यूटी है वो माहौल बनाए जिससे कि संभावना बढ़े। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम सबकी सोच होनी चाहिए, तब जाके मैं समझता हूँ हमारे देश के नौजवानों का, हमारे प्रदेश के नौजवानों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जो युवा शक्ति है वो मानव संसाधन के रूप में अच्छा मानव संसाधन बने, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, राजस्थान का एक माहौल, खुशी का माहौल हो घर के अंदर, परिवार के अंदर, गांव के अंदर, जिलों में, प्रदेश के अंदर, उनको कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ना, वो बढ़े। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का माहौल बनना एक राज्य के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। हमारी ड्यूटी है कि हम वो माहौल बनाएं आपके लिए। इसीलिए हर जिले में बड़े रूप में और अधिक कोशिश करेंगे। मैं श्री कृष्ण को कहूँगा, बड़ा अच्छे ऑफिसर है ये, और कोशिश करके बड़ी बड़ी कंपनियों को चीफ सेक्रेटरी लिख के भेजे, मुझसे लिखवाए, कुछ भी करे, पर हमारे अच्छी कंपनी और आए यहाँ पर और जाएंगे कि राजस्थान माहौल बने। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हर राज्य के मुकाबला होता है। यहाँ हमारे लेबर इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ का माहौल अच्छा है, प्रदेशवासी अच्छा व्यवहार रखते हैं बाहर जाने वालों के लिए भी, और साथ में गवर्नमेंट की स्थिति अच्छी है। कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ इस माहौल में होता है वही इन्वेस्टमेंट हमने कोशिश करता है। एक शिकायत रहती है कि साहब फैसला जल्दी नहीं होता है सरकारों का, इसलिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। कोशिश कर रहे हैं कि उसके माध्यम से वो शिकायत भी दूर हो, काफ़ी हद तक दूर हो गई है। चीफ सेक्रेटरी इस काम को विशेष देख रही है कि जो इन्वेस्टर आए, अभी हमने आपने सुना होगा इन्वेस्ट राजस्थान की इवेंट की थी, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे वहाँ पर। 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, और उसमें 10 लाख का एस्टिमेट किया गया है
अगर 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है तो 10 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। और मैं मानता हूँ कि जो MOU होते हैं वो सब आते नहीं हैं, लेटर ऑफ इंटेंट मिलते हैं वो भी नहीं आते हैं। गुजरात का उदाहरण हमारे सामने, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तभी वाइब्रेंट गुजरात होता था, वहाँ पर मुश्किल से 20, 25, 30% आते थे। हम उम्मीद करते हैं 30, 40%, 50% का जाए, तब भी हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल रहा। इस प्रकार की सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो कदम हमने उठाए हैं यहाँ पर वो भी गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है। आज महंगाई का ज़माना है, हम चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हर परिवार के अंदर जो है कुछ सेविंग हो। जैसे मेडिकल का आपको मालूम है, चिरंजीवी योजना लागू की हमने। आज बीमार पड़ता आदमी, छोटी बड़ी बीमारी तो अनेक हो जाती है, सर्दी जुकाम भी हो जाता है, तो 200-400-500 रुपये खर्च जाते हैं। आज हमने पूरा इलाज फ्री कर दिया, पूरा इलाज फ्री कर दिया। 1 रुपये लगा करके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक फ्री कर दिया। 10 लाख का बीमा कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है 10 लाख का बीमा। साथ में MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, सब टेस्ट फ्री। और मान लो 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गया आपके इलाज करना, 6 लाख ही बचे हैं। एक परिवार का है ये 10 लाख। और घर में बीमारी आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट होने की आ गई है, लिवर ट्रांसप्लांट होना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना, कैंसर हो गया। तो आपको मालूम है, शायद आपको नहीं मालूम होगा, जो आप पढ़े लिखे भी हो, समझदार हो, यहाँ तक आए हो, आप वैसे बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 6 लाख बचा हुआ है, वो बचा रहेगा। उसके अलावा सरकार आपको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का जो किडनी ट्रांसप्लांट होगा, लिवर ट्रांसप्लांट होगा, सरकार पैसा देगी उस परिवार को, पूरा इलाज करेगा। और साथ में 5 लाख का बीमा हो गया एक्सीडेंट का हो गया। अगर उस परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, पानी में डूब गया, तो पड़ गया, तो घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो बीमा हो गया 5 लाख, ऑटोमेटिक हो गया है उसके अंदर, उसी स्कीम हो गया। उस परिवार के 5 लाख भी मिल जाएंगे। अभी पानी में डूब गए बच्चे, 5 लाख के चेक पहुँच गए। तो कहने का मतलब कुछ कदम हमने ऐसे उठाए हैं। OPS किया हमने, मानवीय दृष्टिकोण से किया कर्मचारी के लिए। पूरे कर्मचारियों को खुशी की लहर है, जिंदगी में 35 साल से काम करे। मैंने मोदी जी को भी कहा है, आप कृपा करके इसका एग्जामिन करो। कल नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका स्टेटमेंट आया कि नहीं ये उचित नहीं है। मैंने वहाँ पर जवाब दिया है, आपको एग्जामिन करवाना चाहिए। हमारी 5 योजना ऐसी है, मैं चाहूँगा भारत सरकार को अडॉप्ट करें। बीकानेर में मैं कह रहा हूँ, पहली बार 5 योजनाओं के बारे में चर्चा रोज होती है। मांग मैं बीकानेर की धरती से करता हूँ केंद्र सरकार से। नंबर 1 OPS मांगूंगा। नंबर 2 चिरंजीवी योजना पूरे देश में लागू करो, सब फ्री इलाज हो लोगों का, राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 शहरी रोजगार योजना इंदिरा गांधी के नाम से नरेगा लागू किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने। आज कितना आराम हो गया। आप तो बीकानेर के लोग हो, बीकानेर, जोधपुर, बाप, फड़ौदी और जसमें बाढ़ में क्या बीतती थी। जब अकाल सूखा पड़ता था तो गायों की अलग चिंता रहती थी, पीने के पानी की, मनुष्य को पानी के पानी की, रोजगार के लिए भटकते थे। तो 100 दिन का रोजगार की गारंटी हो गई। तो हमारी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 25 दिन बढ़ा दिए स्टेट के फंड से। भारत सरकार नहीं दे रही है, 100 दिन का वहाँ कैप है। हमने कहा 25 दिन हम देंगे आपको, 125 दिन कर दी, राजस्थान के अंदर कर दी। अमेरिका संवाद पूरे देश के अंदर, राजस्थान में होगा। पर जो शहरी रोजगार योजना शुरू करी है, नरेगा के पैटर्न पे करी है, 18 तरह के काम उसके अंदर है।
और आप सोच सकते हो उसकी भी 100 दिन की गारंटी दी गई है। शहरों में जो आदमी जाना चाहे काम में तो हम लोग काम मिलने लग गए। ये योजना हो गई। एक मैं चाहता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन अभी बुढ़ापे के अंदर हम 750 देते हैं, पति को 1500 में देते हैं। विधवा औरत है उनको 500 700 में देते हैं। जिससे कि उनको इतने गरीब पैसा मिलता है। मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी, चौथी मेरी मांग ये है, आप जो है पेंशन की पॉलिसी बनाओ पूरे देश के लिए। दुनिया के मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर वीकली पैसा मिलता है परिवारों को, वीकली पैसा मिलता ऑटोमेटिकली, बिना मांगे हुए। कितने सदस्य हैं वहाँ पर, क्या तकलीफ है, नौकरी की नहीं की, मजदूर थे क्या थे। तो आज इस देश के अंदर भी हम 21st सेंचुरी में पहुँच गए हैं, जो राहुल गांधी का सपना था। आज कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट सेवाएँ आ गई। नॉलेज इज पावर। अगर नॉलेज आप पास है तो आप पावरफुल है। दुनिया की थीम आज का सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, गूगल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जमाना आ गया है, तो क्यों नहीं हम भी सोशल सिक्योरिटी निभाए और बुजुर्गों को, एक मजदूर भी काम करता है, बिल्डिंग खड़ी करता है तो भाई खाली मशीनें नहीं करती उसको, बिना मजदूर में कोई अट्टालिकाएँ खड़ी नहीं हो सकती। मजदूर जब सही साधन बंद कर देता है तो घर बैठ जाता है, चाहे मायने का मजदूर हो चाहे वो दूसरा बिल्डिंग बनाने का मजदूर हो। सरकार की जिम्मेदारी है उसके आराम से ज़िंदगी निकले, उनको पेंशन का मिल सकते मजदूर को। ये सोच भारत सरकार की होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस सोच को आगे बढ़ाए और देश भर में कोई नई पॉलिसी बनाए जिसमें जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है 60-40 है, भारत सरकार 60% देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। JJM है 45% भारत सरकार है, 45% स्टेट गवर्नमेंट का है। उसी ढंग की सोच पेंशन के लिए होनी चाहिए। कम से कम 60% वो दे, 40% राज्य सरकार दे, तो जाके कम से कम 3-4-5 हज़ार का उनको मिल सकता है। इस प्रकार की मैं समझता हूँ कि इसका एडजस्टमेंट करके 2,000 मिले, 3,000 मिले, बात की बात, और कम से कम पॉलिसी बन जाए। अभी भारत सरकार ने क्या कर रखा है, 200 रुपये देते हैं, 300 रुपये देते हैं सिर्फ, और कैप लगा दिए कि आप, हमने यहाँ 1 करोड़ लोगों को देते हैं हम लोग पेंशन, वो देते होंगे 20-25 लाख लोगों को उस पर हिस्सा देते होंगे 200 रुपये का। क्या मतलब है, ये पेंशन बन गई। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, उड़ान योजना, महिलाएं संगोले का बोलती नहीं कर देंगे, हम लोग नहीं बोलते हैं कि प्रकृति की देन है कि महिला को महामारी होती है और गांव के अंदर उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। शहरों में भी खराब है, गरीबों में। अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, आराम से जाके नैपकिन खरीदते हैं, मंगाते। एक पत्रकार ने मुझे कहा जयपुर में, जब आज का ज़माना बदल गया, मेरी बेटी मुझे कहती है आप नैपकिन लेना पाते हो। कहने का मतलब है टाइम बदल गया है। गांव में इन्फेक्शन होता महिला के, प्रॉपर वो यूज़ नहीं कर पाते, नैपकिन होते नहीं उनके पास में, लोकल कोई रुई हो या कपड़ा हो वो यूज़ करते हैं, इन्फेक्शन होता है, बार बार बीमार पड़ती है, कि कैंसर रहता है, कि बाल बन जाती, बच्चा पैदा नहीं होता है। तो गरीब महिला के लिए कौन देखे। हमने नाम दिया, उड़ान का नाम दिया है। उड़ान के माध्यम से 12 नैपकिन लग गए राजस्थान के अंदर, हर महिला को, अमीर गरीब कोई बराबर है। अमीर तो वैसे नहीं लेगा, अमीर तो जाएगा अपने हिसाब लेने के लिए, पर आम नागरिक के परिवार को 12 नैपकिन प्रति महिला मिलना ये बड़ा फैसला। 500 करोड़ रुपये खर्च करेंगे हम लोग, ज़्यादातर महिलाओं के हित के अंदर बहुत बड़ा फैसला हमने किया है। भारत सरकार को चाहिए ऐसी कोई स्कीम लाए देश के लिए, ये जरूरी चीज़ें हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, आज के दौर में हालात बड़े गंभीर हैं, बेरोजगारी है वो परिवार को गरीब बनाती है, महंगाई परिवार को गरीब बना रही है। अगर गरीब बनाएंगे तो परिवार ऊपर कैसे उठेगा।
क्या बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा, क्या उनको पौष्टिक आहार देगा। इतने बड़े में 135 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर जब तक सरकारों की सोच इस प्रकार की नहीं होगी, मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए मैं लंबी बात क्या कहूँ, आपको इतना कहना चाहूँगा कि योजना की हमने बनाई है किसानों के लिए। 8 लाख किसानों का आज हमें फ्री कर दिया है, बिल कोई नहीं आता, 0 बिल आता है, 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं उनको। और तो और उपभोक्ताओं को शहरों में भी सब जगह 50 यूनिट निःशुल्क कर दी, 300 यूनिट तक हमने रेट कम कर दी। उससे आप बताइए 42 लाख लोगों के बिल नहीं आ रहे बिजली के, और महंगाई की मार से उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए हैं। मैं आपको तीर्थ यात्रा भेज रहे हैं, बुजुर्गों को ये भी सेविंग होती है, क्योंकि वह जाएगा तो 1000 रुपये खर्च होते हैं। सरकार को ट्रेन में यानी 20,000 लोगों को निःशुल्क यात्रा करवा रही है। इस प्रकार से हमने अंग्रेजी स्कूल खोलिया। मैं समझता हूँ ये आज के इवेंट से संबंधित बात है। अगर अंग्रेजी के खिलाफ मैं बचपन में था, शुरू से मैं अंग्रेजी के खिलाफ रहा हूँ, क्या काम आएंगे हमारे में सोचते थे। आज मालूम पड़ा कि 40 साल के दरमियान में मैंने देखा है, अनुभव किया ज़िंदगी में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, आप देखते हो बॉम्बे, लंदन, अमेरिका जाते हैं, IT का काम है, IT में पैकेज मिलता 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। दुनिया कहाँ जा रही है? राजस्थान में जो अंग्रेजी स्कूलें खुलने लगी है, संख्या में और बढ़ाएंगे। और वहाँ लॉटरी खोलनी पड़ती बच्चों के एडमिशन की स्थिति बन गई। 50,000, 1 लाख तक फीस लगती है बाहर स्कूलों में। जो प्राइवेट स्कूल होती हैं, ये सरकारी स्कूल है। टीचर भर्ती करें, 10,000 टीचर भर्ती करें अंग्रेजी का। कोशिश करते हैं कि गांव के बच्चे भी इंग्लिश सीख सके, बोल सके, समझ सके, तो उनका फ्यूचर और ब्राइट हो सके। और आज आप जो कह रहे हैं, ये जो आपके 3 फेल लगे हैं, इसमें फीडबैक यही आ रहा है कि भाई एक तो बच्चे जो है उनका अंग्रेजी की ज्ञान कम है। ये जो कंपनी वाले आते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, वो कहते हैं जो अंग्रेजी का ज्ञान कम है। और दूसरा जो उनको एक मैनेजमेंट का एक अनुभव होना चाहिए, जिसमें उसकी कमी रहती है, उनके कोर्सेज होते हैं। मैं चाहूँगा कि राजस्थान सरकार इन तमाम बातों को ध्यान में रखे और उसके बाद आगे बढ़े, जिससे कि हम लोग हमारे यहाँ के नौजवानों का फ्यूचर जो है वो उज्जवल हो सके, बन सके और सरकार में भागीदारी निभा सके। मैंने खुद ही ज़िंदगी में अनुभव किया कि मैं पढ़ता था तो क्या करेंगे पढ़ के, बाद में क्या करना है। डॉक्टर बनने की कोशिश करी, रात को मैंने 3 बजे पढ़ाई करी होगी, पर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया हूँ। समझ गया आप? वरना मैं आपके सामने खड़ा नहीं मिलता हूँ। डॉक्टर नहीं बन पाया, फिर कोशिश करी क्या करें। मैंने खाद बीज की दुकान खोली। खाद बीज की दुकान खोली थी, पर मैं बचपन से मैंने देखा कि मैं ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी उसके खिलाफ था बचपन से। तो जैसे यूरिया का ब्लैक हुआ एक रात को, मैंने तमाम जो यूरिया की जो गोदाम था सब यूरिया बेच करके बिना ब्लैक के सब सामान लपेट करके पीपाड़ शहर मेरे जोधपुर में है, वहाँ से मैं जोधपुर पहुँच गया, दुकान बंद कर दी। फिर मैंने ट्राई करी, मेरे ख्याल में जहाँ पत्रिका का ऑफिस है जयपुर में, मेरे ख्याल में उसके आसपास कोई बिल्डिंग थी, कोई ऑफिस था इंडस्ट्री का, छोटी स्मॉल इंडस्ट्री का ऑफिस था। वहाँ बच्चों का इंटरव्यू हो रहा था, ये बच्चे इंटरव्यू आए हैं, मैं भी इंटरव्यू देने गया था। वहाँ गया इंटरव्यू देने, इंटरव्यू दिया या नहीं दिया मुझे याद नहीं, मैं गया वहाँ पर। उसी दिन मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली से आए थे NSU के हमारे मिस्टर रोहित कुमार बोहरा, उपनाम था पप्पू उसका, वो आए और मैं सेलेक्ट कर दिया NSU में देखिए रोड में। NSU का
एनएसयू का अध्यक्ष बन गया। अब आप बताइए कहाँ तुम नौकरी ढूंढ रहा था और कहाँ मैं खाद की दुकान, दवाई की दुकान, पेस्टिसाइड बंद की, फिर इंटरव्यू देने गए जयपुर, बन गया मैं एनएसयू का अध्यक्ष बन गया स्टेट का। अब मुझे 50 साल होने आए बात, 50 साल में मुझे बहुत कांग्रेस ने और इंदिरा जी के वक्त से मुझे लगातार इतना मुझ पर विश्वास किया गया कि इंदिरा जी हो या राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हो, सही बात है, के बाद नरसिम्हा जी आ गए, सोनिया जी आ गई, राहुल गांधी आ गए, मुझे इतने चांस मिले राजनीति में काम करने के, वो बहुत जुदा है। तो आज मेरे को जो मैं इंटरव्यू देने गया था, आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ बीकानेर, मुझे मेरा इंटरव्यू याद आता है। मैं इंटरव्यू देने गया था जयपुर, आज पूरे राजस्थान बच्चे बीकानेर आएंगे। मैंने जोधपुर में गया था, जयपुर में गया। मुझे लगता है मैं जाऊंगा तो मुझे कम से कम एहसास होता रहेगा हमेशा कि रोजगार की समस्या कितनी बड़ी होती है, फ्यूचर की चिंता कितनी बड़ी होती है, और मैं कुछ कर पाऊंगा मेरे कलम से आप लोगों के लिए, हमेशा मैं तैयार रहूँगा। ये भावना मेरे में हमेशा जागृत रहे, इतनी बात यही बात कहता हुआ मैं आप सबको बहुत बहुत मेरी बधाई है, शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेगा जॉब फेयर हुआ है हर जिले में होंगे, और जरूरत पड़ेगी जहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते कि जिले के अंदर, और हमारा प्रयास रहेगा कि सरकारी व गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार हमारे नौजवानों को अवसर मिले काम करने के, रोजगार मिले, नौकरी अच्छी मिले, पैकेज अच्छे मिले। और डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना उसमें अपना इनपुट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता हूँ मैं केशव चांदना जी को, श्री किशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केशव चांदना जी हमेशा नौजवानों के लिए समर्पित है, राजस्थान के लिए खेल मंत्री भी है। तो ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन जो आयोजन शानदार हुआ राजस्थान के अंदर, आपको मालूम है वो बेमिसाल बन गया है। 30 लाख लोग जो खेल भाग लिया, 10 लाख महिलाएँ थी सभी उम्र की, और 2.25 लाख टीमें बनी, स्टेट लेवल तक टीमें पहुंची है। और आज आपको मालूम होगा, खुशी होगी, अब देश में हर राज्य सरकारें, खबरें आ रही है, हर राज्य सरकारें ग्रामीण ओलंपिक में आगे बढ़ रही है। और राजस्थान के अंदर भी हम लोग 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक करवाने जा रहे हैं। इस प्रकार हम जाएंगे, हर क्षेत्र में नौजवान राजस्थान का आगे बढ़े, कीर्तिमान स्थापित करे। इसीलिए हमने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का प्रबंध किया है खेलों के अंदर हमने। अभी तक मेरे ख्याल है 229 है, नौकरी दे दी है आउट ऑफ टर्न, 5 से ज़्यादा, 2 मिलाकर 2% देते नौकरी हमको, 2% आरक्षण किया गया है खिलाड़ियों के लिए, और आउट ऑफ टर्न देना नौकरी करीब 500 बच्चों की नौकरी लग चुकी है। हर क्षेत्र में चाहते हैं कि नौजवानों को किसी ढंग का राजस्थान में फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, कॉन्फिडेंस पैदा रहे। ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो सीएम अशोक गहलोत का संबोधन आप सुन रहे थे, बीकानेर से संबोधन, क्योंकि बीकानेर में मेगा जॉब फेयर जब उन्होंने संबोधित इस दौरान इस कार्यक्रम को किया तो उन्होंने सबसे पहले रोजगार का ही जिक्र किया, क्योंकि उसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो सबसे पहले जोधपुर में, उसके बाद जयपुर में और आज बीकानेर में ये कार्यक्रम। जोरदार स्वागत उनका हुआ है। संबोधन की खास बातें आपको बता देते हैं। युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता आज भी थी, कल भी रहेगी, और इसके लिए निरंतर कार्य होता रहेगा। देश में निवेश बढ़ना चाहिए, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। 9,46,000 से ज़्यादा लोगों ने नागरिकता इसी वजह से छोड़ दी, क्योंकि रिसेशन का समय इतना भयंकर आया था, रोजगार की कमी हो गई थी, और उसके बाद में यहाँ भी उपलब्धता नहीं मिल पाने की वजह से अपने देश की नागरिकता छोड़ दी। लेकिन राज्य सरकार का, कांग्रेस सरकार का, पार्टी का विचारधारा इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है कि लगातार लोगों को रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित हो।